हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर एक थर्मल पावर प्लांट स्थित है। पहला ऑप्शन है नरोड़ा उत्तर प्रदेश, दूसरा है मणिकरण हिमाचल प्रदेश, तीसरा है कलपक्कम तमिलनाडु, चौथा है तारापुर महाराष्ट्र। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, तारापुर महाराष्ट्र में जो है आपका क्या है, तो थर्मल पावर प्लांट जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद में शामिल है, या क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भारत के संसद में क्या के अभिन्न अंग क्या क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। दूसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो है ये भारत के संसद में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है झूम खेतियों को बसाने का अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था। दूसरा है पूर्वोत्तर भारत में झूम खेतियारों में परंपरागत तरीकों पर जोर दिया। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। ए सही है परंतु बी गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आपका ए सही है लेकिन बी गलत है। झूम खेती पे क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल और विद्यालय खोला। दूसरा है पंडिता रामाबाई ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की। तीसरा है बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल विद्यालय खोला। ए बी सी सही है, केवल ए या बी सही है, या ए और सी सही है। तो ऑप्शन हमारा ए और बी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको देखिए, ये जो है ना हमारा टॉपिक आपका रुकैया सखावत हुसैन और पंडिता रामाबाई। जैसे पंडिता रामाबाई से क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसने स्त्री पुरुष तुलना का एक नाम प्रकाशित किया था। एक मतलब कि लिखा थे, किताब प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैसे कि हमारे ए और बी सही है, ठीक है। और आपका रुकैया सखावत हुसैन से भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंडिता रामाबाई को पंडिता क्यों कहा गया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आता है। तो इसलिए कहा गया था क्योंकि संस्कृत में जो है ये विद्वान थी, और संस्कृत में जो भी होते थे विद्वान उससे जो है पंडित कहा जाता था, इसलिए इनका नाम भी पंडिता पड़ा था। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्त्री पुरुष तुलना में क्या किस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो स्त्री और पुरुष में जो सामाजिक अंतर है ना, उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन बनता है। तो हमारे ए और बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सती प्रथा के विरुद्ध एक संवाद दलील है। पहला ऑप्शन है महिलाएं कुदरती तौर पर भरोसे के योग्य नहीं होता। दूसरा, अगर तुम महिलाओं को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे मान सकते हो। नेक्स्ट है महिलाएं कुदरती तौर पर कम समझदार होती है। नेक्स्ट है बहुत सी महिलाएं अपनी पति की मृत्यु पर उनके साथ ही मरने की इच्छुक हो जाती है। भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम तीनों ऑप्शन को पढ़ें, चारों ऑप्शन को पढ़ें, तो कुदरती तौर पर कम समझदार होते हैं ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि किरण बेदी भी जो है ये आपकी एक महिला थी। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, ये भी एक महिला थी। पंडिता रामाबाई, ऐसे बहुत सारी हमारी महान औरतें हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये लोग कुदरती तौर पर कम समझदार है, ये तो बिल्कुल कहना गलत है। इसके अलावा ये भी कहना गलत है कि पति की मृत्यु के बाद वो भी मरने की इच्छुक होती है। अगर हम देखें और ये भी देखें कि कुदरती तौर पर भरोसे की लायक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि जब तक हम उसे मौका नहीं देंगे तब तक हम उसे कैसे समझ सकते कि वो मतलब कि इस लायक नहीं है। तो आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और आर कथनों पे विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है अभिकथन। अभिकथन मतलब कि स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है पूर्वी 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पे ही हुई। कारण है 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। तो पहला ए आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए की।
सॉरी, सही व्याख्या करता है कि यहाँ पे दोनों ऑप्शंस दे दिया है, मतलब एक होना चाहिए सही व्याख्या करता है, एक सही व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए और आर दोनों गलत है। तो देखिए ये तो हमारा बिल्कुल सही है कि महिलाओं की पढ़ाई जो है घर पे ही होती थी, लेकिन यहाँ पे अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है कहीं भी इसका जिक्र इस तरीके से नहीं किया गया है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला जो स्टेटमेंट तो उसके बारे में बताया गया है, लेकिन दूसरा जो स्टेटमेंट था ना कि सार्वजनिक जगहों से इन्हें दूर रखना चाहिए, इस तरह की का कहीं जो है यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर कहा गया है कि लड़कियां जो होती है वो पुरुषों की मतलब कि बराबरी नहीं कर सकती है, उसे पुरुषों से जो है कम माना जाता था, इसलिए उन्हें जो है वो अधिकार नहीं दिया जाता था। लेकिन ये कभी नहीं कहा गया है कि उन्हें सार्वजनिक स्थलों से जो है दूर रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। नेक्स्ट है, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो ए आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या की करता है। और देखिए ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए ये दोनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है किसी भी तरीके से इसको जो है एक्सप्लेन नहीं करता है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन दोनों सही है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ किताब में गरकटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? पहला ऑप्शन है पातशाह नामा, दूसरा जहांगीर नामा, तीसरा है बाबर नामा, चौथा है अकबर नामा। हमारा आंसर डी हो जाएगा, अकबर नामा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पृथ्वी का अपनी अक्ष पर घूमना क्या होता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना क्या होता है, और ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन, और पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का समय। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हम आपको बता दें थोड़ा सा परिक्रमण और घूर्णन के बारे में। घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है? तो देखिए घूर्णन क्या होती है, जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और अगर ये पृथ्वी अपने ही अक्ष पर जो है अपने ही मतलब कि अक्ष पर जो है घूम रही है, या अपनी ही ऑर्बिट पे, ऑर्बिट हम लोग कह सकते हैं अपना ही अक्ष, यहाँ पे पृथ्वी जो है अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो इसको हम लोग घूर्णन कहते हैं। और इसी घूर्णन के कारण जो होता है दिन और रात होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है डे और नाइट किसके कारण होता है, या दिन और रात किसके कारण होती है, तो ये जो है घूर्णन के कारण होती है, जो कि कितने दिन में कितने समय 24 घंटे के लिए होता है, ठीक है, 24 घंटा। इसलिए हमारे एक दिन में 24 घंटे होती है, क्योंकि ये जो है पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमने में इसे 24 घंटा लगता है। कितना लगता है? 24 घंटा होता है लगता है, और इसी के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट जो होता है ये आपका परिक्रमण होता है। परिक्रमण मतलब क्या होता है कि ये सूर्य है और पृथ्वी जो है इसके चारों ओर घूम रही है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग किसी के चारों ओर घूमते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो इसी जो आपका प्रक्रिया है इसको परिक्रमण कहते हैं। और जो मौसम में जो बदलाव होता है ना, आप देख सकते हैं 3 महीने 4 महीने तक गर्मी रहता है, फिर सर्दी होती है। तो ये जो मौसम में जो बदलाव होता है ये परिक्रमण के कारण होता है, जिसमें कि 365 और 1/4 कुछ लगता है मिनट। तो ये जो है आपका जुड़ के जो है एक दिन एक्स्ट्रा बनाता है, जो कि 4 साल के बाद एक साल लीप ईयर बनता है। तो पूरा हमारा 365 दिन लगता है, ठीक है। तो इसको हम लोग परिक्रमण कहते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या हो गया, आपका घूर्णन हो गया। तो ए का 3 देखिए, ए का 3, और ये भी आपका पहला और तीसरा अब देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग आंसर को एलिमिनेट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है कि सूर्य के चारों ओर पर स्थिर कक्षा में पृथ्वी का घूमना किसको कहते हैं, तो हम लोग उसको परिक्रमण कहते हैं, यानी बी का 1 होगा जाएगा। तो बी का 1 किस में है, तो बी का 1 इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर डी है। सी का आपका क्या है, सी का मतलब कि ग्लोब पर दिन व रात का विभाजन जो होता है ये विषुव होता है, ठीक है, विषुव होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए अगर आप देखें यहाँ पे आंसर को, तो बी और सी यहाँ पे
दो चीज़ मेरा सही है, यहाँ पे दो आपके लिए होता है। तो कभी कभी हम लोग एक अगर बन जाता है तो उसमें भी आंसर निकल जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दो सही हो गया, लेकिन तीसरा और चौथा में भी हमें। तो याद रखिएगा कि ग्लोब पर दिन वो रात का जो विभाजन होता है ये विषुव के कारण होता है, ठीक है। और ये जो पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का जो समय होता है ये प्रदीप्ति वृत्त होता है के कारण होता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में दो कथनों पे विचार कीजिए। देखिए अभी हम आपको डिस्कस किए थे घूर्णन के बारे में और परिक्रमण के बारे में। तो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के समतल के सापेक्ष झुका हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो ए सही है तथा बी गलत है, ए गलत है तथा बी सही है। तो देखिए अभी हम लोग देखे थे कि ऋतु की परिवर्तन जो होता है परिक्रमण के कारण होता है, ठीक है। तो ए सही हो जाएगा। लेकिन ये जो बोल रहा है ना कि पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण, ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत है, ठीक है। तो हमारा पहला ही जो रहेगा आपका, सॉरी, आपको हमारा जो पहला ही आंसर जो रहेगा ये आपका सही हो जाएगा कि ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। नेक्स्ट है वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। और नेक्स्ट है वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है, ठीक है। यहाँ पे वायुमंडल का घनत्व बोल रहा है समुद्री तल पर सबसे कम होता है। घनत्व मतलब क्या हो गया समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। तो भिन्नता तो ऑब्वियसली आती है, ठीक है। हमारे ए बी और सी तीनों सही है। और घनत्व मतलब क्या होती है ये देख लीजिए। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो हम लोग वायुमंडल किसको कहते हैं, तो जो हवा की जो लेयर होता है, जो वायु का जो लेयर होता है ना, उसको हम लोग घनत्व कहते हैं। तो जैसे ये एक लेयर हो गया वायु का, ये लेयर हो गया, ये लेयर हो गया, इसी को वायुमंडल होता है। तो जैसे जैसे ये ऊंचाई में जाता है इसका जो घनत्व होता है ना ये कम होते रहता है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे जो रहेगा उसमें घनत्व सबसे ज़्यादा रहता है। घनत्व मतलब प्रेशर होता है। जब एक के ऊपर एक प्रेशर आता है ना तो सबसे ज़्यादा प्रेशर नीचे लगता है, और ऊपर जो रहता है ऊपर प्रेशर कम होते जाता है। तो यानी ऊपर आप जैसे जाइएगा घनत्व कम होते रहेगा, और नीचे जैसे आइएगा घनत्व बढ़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कि वायुमंडल पे जैसे ही आप क्या बोल रहे हैं कि ऊंचाई के साथ जैसे जाइएगा वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता होती है। तो बिल्कुल सही बात है, नीचे की ओर जो रहते घनत्व ज़्यादा रहती है, ऊपर जैसे जैसे जाइएगा घनत्व कम होते रहता है। इसी तरीके से अगर आप पानी में देखें तो जो समुद्र का जो तल होता है ना यहाँ पे सबसे अधिक होता है घनत्व। ये तल हो गया, सॉरी, समुद्र का तल नीचे होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। और वायुमंडल का घनत्व जो है समुद्री तल पर सबसे कम होता है, ठीक है। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है और वायुमंडल का घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है। तो जैसे कि ये समुद्र तल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका नीचे पानी है, फिर इसके ऊपर पानी, फिर ऊपर, इस तरीके से समुद्र बन रहा है। तो देखिए समुद्र तल ये हो गया, समुद्र तल देखिए वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल पर सबसे कम होता है। और समुद्री तल क्या हो गया यहाँ पे, ये नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है वायुमंडल का जो घनत्व रहेगा यहाँ पे सबसे कम रहेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ठीक से देख लीजिए कि समुद्री तल पर वायुमंडल का घनत्व जो रहता है कम होता है और ऊपर जो रहता है सबसे ज़्यादा रहेगा। तो हमारा आंसर सी सही रहेगा, बी जो रहेगा गलत रहेगा। तो ए तथा सी जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों ए और बी और सी पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास की फसल के बारे में निम्न में से क्या सही है। पहला ऑप्शन है, इसे 210 पाला रहित दिन और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है, 210, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, इसे बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो क्या सही है, तो हमारा आंसर जो रहेगा आंसर बी, केवल बी वाला जो सही है कि इससे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट है, देखिए ये जो है ना हम लोग मतलब कि इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं, फसल के बारे में, जिसमें आपके जो भी हमारा जो मुख्य फसल है उसके लिए क्या क्या चीज़ जो रहता है सही होता है, और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम आपको बता दें कि ऐसा टॉपिक में से हमेशा क्वेश्चन आता है कि धान के लिए उपयुक्त मौसम क्या होनी चाहिए, या गेहूं के लिए क्या होनी चाहिए, कपास के लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी एनसीईआरटी में हमारा जितने भी फसल की जिक्र किया गया है, आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आंसर बी जो रहेगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौका दौड़ भारत की किस त्यौहार से जुड़ा है? पोंगल, ओणम, हम्पी, उगाड़ी। देखिए ये भी हम लोग पढ़े हुए थे एनसीईआरटी में, कि नौका दौड़ जो रहता है ना, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब कि प्रतियोगिता होता है, जो कि हमें आपका ओणम फेस्टिवल में देखने को मिलता है। ठीक है, ओणम फेस्टिवल में देखने को मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी का एक बार आप जो है 6 to 8 का जो हमारा बुक है ना, उसको एक अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहती है ना, वो डायरेक्ट जो है आपका बुक से ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख के बारे में कथनों ए और आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है अभिकथन, लद्दाख के लोग अपनी आजीविका के लिए मुख्यतः मवेशी चरणों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा, इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है, फिर भी जमीन धरती कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। लद्दाख लद्दाख एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट के लिए, और अलग अलग तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है लद्दाख से, जैसे कि ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा लद्दाख से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन लद्दाख से रिलेटेड किए हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट जो है ना, ये आपका बिल्कुल सही है, लेकिन आर जो है ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कॉल सेंटर किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है दूरभाष सेवा प्रदाताओं के प्रशासनिक कार्यालय। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं के कॉल का जवाब देने वाले केंद्रित कार्यालय। नेक्स्ट है पब्लिक कॉल ऑफिस, पीसीओ का एक आधुनिक रूप, और बड़े पैमाने पर बनाए गए साइबर कैफे। तो कॉल सेंटर का मतलब क्या होता है कि दूरभाष सेवा प्रदाताओं के प्रशासनिक कार्यालय को हम लोग कॉल सेंटर कहते हैं। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है एम एस गोलवलकर, दूसरा है वी डी सावरकर, तीसरा है आचार्य कृपलानी, चौथा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो थे ये आपका वी डी सावरकर थे। नेक्स्ट है, महिलाओं के खिलाफ उल्लंघन होने पर महिला आंदोलन अपनी आवाज़ उठाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है? कानून और दिशा निर्देशक, जानकारी और जागरूकता, सार्वजनिक रैलियां और प्रदर्शन, और सामाजिक विज्ञापन और हिमायतें। तो बिल्कुल हमारा आंसर ये हो जाएगा, कानून और दिशा निर्देश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से मूल्य अंतर्निहित है? पहला ऑप्शन है मानवीय मूल्य जो मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट है उद्यमिता से जुड़े मौलिक मूल्य। नेक्स्ट है वैदिक काल के आध्यात्मिक मूल्य। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्य जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, उद्यमिता से जुड़े मौलिक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं, ये संदिग्ध करता है। पहला ऑप्शन है एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। दूसरा ऑप्शन है न्यायपालिका संविधान के दूरभाषिया के रूप में। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के संरक्षक, और नेक्स्ट है खुला परीक्षण। हमारा आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफ़ी कमी आई है, जो कहता है। पहला ऑप्शन है सभी पुराने वाहनों को नई वाहनों से बदला जाना चाहिए। नेक्स्ट है डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का
सीएनजी पर स्विच किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है डीजल कारों की संख्या में भारी कमी। और नेक्स्ट है सभी वाहनों को सड़क पर प्रदूषण नियमों और विनियमों का पालन करना चाहिए। हमारा आंसर बी हो जाएगा कि डीजल का उपयोग करने वाले जितने भी सार्वजनिक परिवहन हैं उसको सीएनजी पर जो है स्विच किया जाना चाहिए। ये मतलब कि सीएनजी गैस का मतलब इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमारा आंसर बी जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा जितना भी है ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।